और फिर चलाएंगे लिप बॉक्स यहाँ पे, ठीक है। चलिए गेट रेडी करो सारा। ओके मोहित, प्लीज स्टार्ट। आप मैम रिवीजन मेरे साथ रिपीट अदिति करेंगे। मैम मेरे साथ अदिति भी कर रही है। मैं पहले पीपीटी से कर दूंगा, फिर वो उसने चैप्टर पढ़ा है तो वो समझा देगी फिर वेरी बाद गुड, का। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। तो मैं अपने आप को म्यूट करती हूँ इस समय, आप लोग आरंभ करें। हम्म। यस मैम। स्क्रीन आ रही है मैम? अभी आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। आवाज नहीं आ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, शानदार। आ रही है? तो मैम बस पीपीटी में यस, आवाज नहीं है। हाँ तो बस ठीक है, पीपीटी तो के मैम दर्शन हो रहे हैं और आप, हाँ, पार्ट 2 वेतान, राजस्थान की रजत बूंदे। इसके हाँ, रचनाकार है अनुपम मिश्र। गुड। मैम ये तो इसको स्किप कर देते हैं। मैम ये जल संकट है राजस्थान के, जो यहाँ पर पानी की कमी होती है। देश की एकमात्र मरुभूमि राजस्थान भूजल संकट के कगार पर है। राज्य में भूजल के 295 ब्लॉक में से, मैम ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको बताना है। नहीं बिल्कुल, आप बताएं, सबकी जानकारी के लिए अच्छी बात, रटे हुए राज्य के। में भूजल के हाँ, 295 ब्लॉक में से 184 अति गंभीर श्रेणी में आ चुके हैं। मतलब आधे से ज्यादा राज्य में जमीनी पानी कभी भी समाप्त हो सकता है। जानकारों के अनुसार चिंता की बात यह है कि पानी का दोहन जिस अंधाधुंध तरीके से हो रहा है, रिचार्ज उस स्तर से नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। ओके, अब ये कोई जो हमारे चैप्टर में इसके बारे में नॉलेज दी है, ये समराइज करके लिखी है। हाँ, पश्चिमी राजस्थान में कुई नामक एक परंपरागत पानी संचय प्रणाली है, जो 10 से 12 मीटर गहरा गड्ढा होता है। इसका निर्माण किसी टंकी या हौज के समीप उससे रिसने वाले पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। यह राजस्थान की जल परंपरा है कि पानी बहुमूल्य है और इसके एक बूंद को भी बर्बाद नहीं होना देना चाहिए। बहुत कम बारिश वाले राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा के पानी को करने के उद्देश्य से भी कुएं का निर्माण किया जाता है। वेरी गुड। ये कुएं की ये कुएं के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है ये वाली साइड। कुएं का मुंह यस, सामान्यतः बहुत सकरा बनाया जाता है ताकि संचित पानी का वाष्पीकरण कम हो। कुएं के भीतरी हिस्से में धीरे धीरे पानी से होकर व्यापक क्षेत्र को नमी प्रदान करता है, जिससे वाटर टेबल बढ़ जाता है। कई बार गांव के लोग कुएं के मुंह को लकड़ी से ढककर रखते हैं, की दशा में इसे संचित पानी को अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि एवं रहन सहन के स्तर में सुधार के कारण हमारे जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है तथा प्रति व्यक्ति जल संसाधनों की उपलब्धता में दिन प्रतिदिन कमी आ रही है। अवक्षेपण में स्थानिक एवं कालिक परिवर्तनशीलता के कारण देश
बाढ़ एवं सूखे की समस्या से ग्रसित है। लोग अपने दिन प्रतिदिन के कामों में काफी पानी बर्बाद करते हैं, जैसे कपड़े धोते समय, नहाना, ब्रश करना आदि। पानी का महत्व। देश की महत्वपूर्ण संपत्तियों में संसाधन है। देश के उत्पादन, पशुपालन, उद्योग, वन पालन, मनोरंजन गतिविधि इत्यादि के क्षेत्र में मुख्य भूमिका। वेरी गुड। तीन तरह के जल, तीन स्रोत होते हैं जल के। एक धरातीय जल और पानी दोनों में पाई जाती है। भूजल जो हमें अंदर है, और देश की 50% से अधिक सिंचाई जिसको 1 B 4 8 0 पानी जल से आवाज कट रही है, थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो रही है मोहित। मैम आप अपना माइक बंद कर लें तो मैम, शायद सही से आ जाए। ओके ओके। अब आ रही जल संकट मैम, अब आ रही है? अरे बोलोगे तो फिर चली जाएगी। तो जल संकट निवारण के लिए कुछ मुख्य सुझाव निम्नानुसार हैं। जल का संस्कार समाज में हर व्यक्ति को बचपन से ही स्कूलों में दिया जाना चाहिए। जल, जमीन और जंगल तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इन्हें एक साथ देखने, समझने और प्रबंधन करने की आवश्यकता है। जल संवर्धन संरक्षण कार्य को सामाजिक संस्कारों से जोड़ा जाना चाहिए। जल संवर्धन संरक्षण के परंपरागत तरीकों की ओर विशेष ध्यानाकर्षण करना। तालाबों और अन्य जल संसाधनों पर समाज का सामूहिक अधिकार होना चाहिए, अतः इनके निजीकरण पर रोक लगनी चाहिए। मुफ्त बिजली योजना समाप्त की जाए। नदियों और तालाबों को प्रदूषण मुक्त रखा जाए। नदियों और नालों पर चेक डैम बनाए जाएं। खेतों में वर्षा पानी को संग्रहित किया जाए। मैम पूरी हो गई। अति उत्तम, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। क्लैप फॉर यू। और अधिक तालियां हो सकती तो हम बजाते। थैंक यू मैम। बहुत व्यवस्थित, बहुत सुंदर। और सभी तो आपने बिंदुओं को लिया, और न केवल आपने रटा रटाया किताब में लिखा हुआ आपने जानकारी दी, बल्कि आपने एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने की कोशिश की। सो वेरी वेल डन। थैंक यू और मैम। देखो, पीपीटी प्रेजेंटेशन से सबको पता चला, क्योंकि आपने पीपीटी बना के मुझे भेज दी। हम सब एक साथ इस पीपीटी को देख पाए, और है ना, और ये चैप्टर का जो जिस्ट है, जो सारांश है, जो संदेश है, वो हम सबको मिला। अच्छा अदिति, अब आप बताएं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? इस पाठ के माइक को म्यूट करते हैं। ओवर टू यू अदिति। मैम एक बार पाठ की समीक्षा देख लेते हैं। मैम इससे पहले कि हम कुएं के बनावट या उसके निर्माण कला को देखें, ये जानना ज़रूरी है कि कुआं और कुएं में क्या अंतर है। कुआं जो होता है वो भूजल से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो कुएं होती है उसकी वो वैसी नहीं जुड़ी होती, जैसे उसका जुड़ने का प्रकार अलग होता है। कुएं जो है उसमें न केवल बारिश बल्कि अन्य मौसमों में भी उसमें पानी रहता है। और कुएं का पानी जो होता है वह ना भूजल होता है, ना वो पानी होता है जो सतह में है। मतलब
कुएं में ओके, वो पानी होता है जो सतह से नीचे और भूजल के ऊपर होता है। वेरी गुड। मध्य में संचित होता है ना? नहीं उतर पाता, धरातल में भी नहीं उतरता और ऐसा सतह पर भी नहीं होता। इस पानी को कौन सा पानी कहा जाए अदिति? रेजाड़ी पानी। बहुत सुंदर, अति उत्तम। ये ना पाताल पानी है, ना पालर पानी है, ये रेजाड़ी पानी है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस पालर मैम। पानी कौन सा है? जो जमीन के ऊपर है, तालाबों में है, ओपन है, जो दिखाई देता है। पाताल पानी कौन सा है? जो रिस कर धरातल में चला गया, बिल्कुल नीचे चला गया और गहरे गहरे कुएं खोद कर हम उन्हें पाते हैं। और जो छोटी छोटी राजस्थान में कुइयां बनी होती हैं, इनका पानी बड़ा मीठा होता है, मृदु जल, मीठा है। और ये पानी न तो जमीन के अंदर धरातल तक उतरता है, न सतह पर होता है। बहुत सुंदर बात आपने साझा की अदिति। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सब बच्चों को प्रयास के लिए। प्लीज कंटिन्यू। अदिति प्लीज कंटिन्यू। शायद अदिति तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, बीच में कोई व्यवधान आ गया है। यस, अदिति हैज लेफ्ट। सा लग रहा था कि कोई व्यवधान आ गया है। तब तक रितु या नरेंद्र, आप इस पाठ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जब तक अदिति वापस आए? कोई समन कोई समाधान भी, जैसे अभी मोहित ने बहुत सारे हमें उपाय बताए कि कैसे जल संवर्धन किया जा सकता है, कैसे पानी की बेवकूफी भरी जो बर्बादी है उसको रोका जा सकता है। आपने कई बार देखा होगा बहुत से घरों में ब्रश करते समय लोग पानी को, है ना, नल को चालू छोड़ देते हैं। जब तक वो दांतों को घिस रहे हैं पानी बहता रहता है, जब तक लोग साबुन मल रहे हैं पानी बहता रहता है। तो यूं ही समझाओ तो लोगों को समझ में आता नहीं है। तो मोहित ने मैंने जो नोट किया एकदम से, जो मेरे को क्लिक हुआ माइंड में, वो बहुत अच्छी बात कही कि पानी से संबंधित कुछ संस्कार जोड़ दिए जाएं, कुछ ऐसे धार्मिक कर्मकांडों से, कुछ संस्कारों से जोड़ दिया जाए कि हम जल का पूजन करें। ठीक है? में कम हो गया है और आज भी बहुत से घरों में प्रचलित है, जहां पर हमारे यहाँ जल रखा जाता है इकट्ठा किचन में, जहां पर पीने का पानी जो है ना, वो संग्रहित होके इकट्ठा करके रखा जाता है भर के। आप जानते हैं वहां पर सुबह शाम दिया जलाने की एक परंपरा है। कितने बच्चों के घर में है ये? इसे घिनौची कहते हैं। पानी जहां रखा जाता है, इसमें दिया जलाया जाता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना की जाती है। कोई कारण बता सकता है क्यों? क्यों ऐसा किया जाता है? हम पानी को पूजते होंगे, क्यों पूजते पूजा करते हैं हैं? पानी पूजा की। करते हैं तभी तो दिया जलाते हैं, लेकिन क्यों पूजते हैं? बताओ। किसी परंपरा से जुड़ी होगी है, हम किसी भगवान या परंपरा चली आ रही होगी पुरानी। परंपरा तो चली आ रही है बेटा, इस मैम परंपरा। हाँ, वो हमारे वो हमारे जीवन का मतलब एक आधार है। स्रोत है, तो बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल वही बात। पानी को जबरदस्ती दिया जलाकर बस हम ऐसे अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं करते। आप सोच के देखिए कि अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा, पीने का पानी नहीं होगा तो क्या होगा। हम एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, एक दिन भी नहीं, बेचैन हो जाएंगे। तो जल, सूर्य का प्रकाश और वायु, ये तीन प्रकट देवता हैं, ये प्रत्यक्ष ईश्वर है। हम भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान की प्रार्थना करते हैं, क्यों? भगवान के कष्टों का
करें, है ना? हमें प्रॉस्पर करे, जीवन में समृद्ध बनाए, स्वस्थ बनाए, सुखी बनाए। और तो फिर क्या? तो पानी नहीं हो, वायु नहीं होगी तो कैसे चलेगा? सूर्य का प्रकाश, 2-4 दिन भी अगर सूर्य देवता नहीं दिखते तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान अब तो धूप निकल आए। वनस्पति नहीं होगी, है ना? हम खाएंगे क्या? तो पानी के पास दिया जलाने का आशय है कि जब हम पानी के पास दिया जलाते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ये जल हमारे जीवन के लिए हितकारी हो, इस जल में प्रदूषण ना हो। ठीक है? तो जैसे हम अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, जैसे अपने लैपटॉप को रिचार्ज करते हैं, वैसे ही हम जल को भी रिचार्ज करते हैं। काहे से? किस बात से? अपनी सकारात्मक सोच से, अपनी सकारात्मक ऊर्जा से। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी जो अभी मोहित ने कही। मोहित ने तो सिर्फ उसमें लिखा, लेकिन हमारे परिवार में ये प्रथा है कि सुबह शाम हम जब भगवान को दिया लगाते हैं, उसी समय वहां है वहां हम एक दिया रखते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ये जल हमारे संपूर्ण परिवार के लिए लाभकारी हो। तो जो हमारे जीवन का आधार है, हमें उसे बर्बाद भी नहीं होने देना है। उतना ही पानी गिलास में लें जितनी आपको प्यास है। क्या करते हैं बड़ी एटिकेट बताते हुए, थोड़ा सा सिप करते हैं और ग्लास में बाकी का पानी छोड़ देते हैं। किसी के घर आप जाते हैं ना, प्यास नहीं होती, लेकिन वो आपके लिए पानी लेके आते हैं, आप ले लेते हैं। प्यास नहीं है, 2 घूंट पीते हैं और पानी को साइड में रख देते हैं, ग्लास को साइड में रख देते हैं। तो बेहतर है या तो आप ना लें, और लेना है तो आप उतनी जितनी आपको आवश्यकता है। धीरे धीरे अगर हम ऐसे संकल्प करेंगे, धीरे धीरे अगर हम ऐसे प्रयास करेंगे, तो निस्संदेह जल संकट दूर होगा। ठीक है? और भी बहुत सारे प्रयास मोहित ने बताए। तो इस तरह की चर्चा हमारी क्लास में हो, जो हमारे लिए भी लाभकारी हो, दूसरों के लिए भी। ठीक है? और बताएं, और कुछ ऐड करना चाहेंगे? रोहित, इस पाठ से जुड़ी रोहित सॉरी देखो, इस पाठ से जुड़ी कोई और बात आप बताना चाहोगे? मैम एक वो जो कोई बनाता है उसे चेलावान जी कहते हैं मैम। वेरी इनको भी बहुत वो मिलता है, मतलब सम्मान मिलता है इन्हें भी इनकी जगहों में। हाँ, गुड। तो अब आपको समझ आया ना, ठेकेदारों को भी क्यों सम्मान दिया जाता है? क्या किया जाता है गाँव में? क्या प्रथा है? क्या प्रथा है गाँव में कुई बनाने वालों के प्रति? मैम मैं बताऊं। बताइए नरेंद्र। मैम पहले मैम जो गांव में जो कुएं बनाते हो उनको चेजारो कहा जाता है। और मतलब हम्म, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है आज के और पहले। तो पहले जो लोग कुएं बनाते थे तो पहले उनके साथ मतलब बहुत अच्छे से व्यवहार किया जाता था। उन्हें केवल कुएं बनाने के बाद ही नहीं, मतलब जब भी गांव में त्योहार या फिर कोई भी उत्सव मनाया जाता था तो उन लोगों को भी बुलाया जाता था जिन्होंने उनके मतलब कुएं बनाई है, और उन्हें तोहफा दिया जाता था और प्रेम भाव से उन्हें सम्मानित करते थे। पर वेरी गुड। आज ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी मजदूर से हमने काम कराया तो हम उसे उसका जो भी मेहनताना होते हैं वो देते हैं और भूल जाते हैं। और यस, पहले पर ऐसा नहीं होता था, लोग प्रेम भाव से सबको मतलब एक समान से रहते थे। यस। हाँ, न केवल उसको मेहनताना देके हमारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं करते थे। उन्होंने हमारे जिस, है ना, पानी जैसे पानी हमें उपलब्ध हो, उन्होंने जितनी मेहनत की है उसका एहसान जिंदगी भर माना जाता था, और बड़े बड़े आयोजन में उनको बुलाकर सत्कार किया जाता था। वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड। इस पाठ के प्रश्नोत्तर से संबंधित कहीं कोई संदेह किसी को कुछ पूछना हो तो बताइएगा। समझ में आ गया ये पाठ बहुत अच्छे से? इसके प्रश्न उत्तर आपको क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब ये बताएं अगला पाठ हम कौन सा लेंगे? आज ही हम अगले पाठ की चर्चा कर लेंगे, डिसाइड कर लेते हैं अगली क्लास में हम किस पाठ का रिवीजन करेंगे। हम गलता लोहा ले लें। बिल्कुल, गलता लोहा ले लेते हैं। और रिवीजन कौन?
कौन प्रस्तुति देने के लिए तैयार है, तत्पर है? स्वेच्छा से, अत्यंत प्रेम से। मोहित, अगेन मोहित यू। ओके, मोहित एंड ऋतु, ठीक है, दोनों प्रयास करेंगे। आप आपस में बात कर सकते हैं एक दूसरे से। अब लेकिन आज अनलकीली अदिति प्रस्तुत करते करते बाहर हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आप सब एनर्जेटिक हो, आप सब बहुत समझदार हो, चिंतनशील हो, मननशील हो, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो ये क्लास कितनी अच्छी लग रही है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं। जब आपका वीडियो बंद होता है, जब आप म्यूट होते हैं, तब ये क्लास लाइव नहीं लगती, तब ये सजी नहीं लगती, लेकिन निर्जीव हो गई। लेकिन आज ये क्लास बहुत सजीव लग रही है क्योंकि बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन आप लोगों ने किया। तो ठीक है, अगली क्लास में हम गलतलवा पाठ की चर्चा करेंगे। और ऋतु एंड मोहित दोनों भी मिलके करेंगे, कर सकते हैं। नरेंद्र, आपको कुछ कहना है और कुछ? यू वांट टू ऐड समथिंग? हम इंतजार कर रहे थे कि अदिति वापस आ जाए तो बाकी का प्रेजेंटेशन भी हो जाए, बट पता नहीं क्यों वो कनेक्ट नहीं हो पा रही शायद। तो इस पाठ के देखो एक आध प्रश्नोत्तर देख लो, यदि आपको कुछ प्रश्न पढ़िएगा मोहित, किताब अगर आपके पास हो तो। मैम यस किताब मैम, है ना क्लास की? राजस्थान में, यस मैम है। हाँ, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है, ये बता दिया था। गुड। हाँ, ये आपने चर्चा कर ली, वेरी गुड। और प्रश्न 2, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। बहुत कुछ बातों पर आपने प्रकाश डाला, लेकिन फिर भी इसका व्यवस्थित एक उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखें। आपने जो भी नोटबुक बना के रखी है, आप उनमें अपनी समझ के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल लिख रहे हैं ना। इंतजार ना करें किसी और पल का कि हम आपसे कहेंगे तब आप लिखेंगे। आप नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखें और आप यहाँ क्लास में भी उन प्रश्नों के उत्तर पढ़ के समझा सकते हैं। ये भी एक क्रम हम करेंगे बाद में, जब आप लिखते ओरल टेस्ट लेंगे, आपका रिटन टेस्ट लेंगे, तो आप ये लिखते जाइएगा। और बेटा, और प्रश्न कौन सा है? और कोई सा प्रश्न जो आपको यहाँ चर्चा? शेजारों के साथ गांव समाज के, मैम ये जो अभी नरेंद्र ने बताया था वही वाला है। एक्सप्लेन किया था शेजारों के साथ शेजारों के गांव साथ के बारे में व्यवहार में अंतर जो आया है क्या? उसकी तुलना करनी है। वेरी गुड। पहले कैसा व्यवहार होता था और अब और अब आजकल की कैसा? दुनिया कितनी स्वार्थी हो गई है ना? क्या समझ आता है कि हम लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। तो पहले जिस कार्य को धर्म से जोड़कर हम देखते थे, अपना कर्तव्य समझकर जिसे हम देखते थे, आज हम ये सोचते हैं कि चंद रुपए दे देने से बस हमारा जो है ना उत्तरदायित्व है वो पूर्ण हो गया। ऐसा नहीं है। मान के चलो, सोच के देखो, यदि कुएं बनाने वाले लोग आपको ही उतरना पड़े वातावरण में, आपके ही सिर पर खूब सारी धूल मिट्टी रेत गिरती जाए और कोई अपने सिर की सुरक्षा करते हुए और बहुत मेहनत करते हुए तपती हुई धूप में कोई बनानी पड़े, तब समझ आएगा कि शेजारों की इम्पोर्टेंस क्या है। जो पानी आपको आसानी से मिल गया, क्या वो मिलता? तो लोग पहले इस बात को समझते थे, इसलिए तो पूरी जिंदगी उनका सम्मान करते थे। ठीक है, ओके गुड। और क्या प्रश्न है बेटा? मैम, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों ये कहा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है और अब मैं समझती हूँ ये चर्चा भी हुई है आज कि कुइयों पर अंकुश क्यों होता था, कुछ निजीकरण उनका क्यों हो जाता था, उनका प्राइवेटाइजेशन क्यों हो जाता था? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? आपने इस पाठ में जाना ना, लोग कुएं पर क्या करते थे, उसको ढक्कन बनाकर ताला लगा के रखते थे।
जिससे दूसरे समाज या समुदाय के लोग उस कुएं से पानी ना निकाल सके। ऐसा क्यों मैम होता था ऐसा? मैम कुएं में पानी बहुत मुश्किल से इकट्ठा होता था, तो हाँ मतलब जैसे कोई मालिक है, उसने बहुत हाँ मुश्किल से पानी इकट्ठा हुआ कुएं में और कोई और लेके चला गया, उसको उसका फायदा ही नहीं मिला, इसलिए वो अलग करके रखते थे। हाँ। तो शुद्धता की दृष्टि से भी, है ना, दो तीन कारण होते थे। एक तो शुद्धता की दृष्टि से कि हर कोई ना छुए, हर कोई पानी को गंदा ना करे, ढक के रखते थे, जिससे आसपास की धूल मिट्टी कचरा कुएं में ना चला जाए। और जैसा हमने चर्चा की थी, कुएं में पानी, रेतानी पानी बहुत मुश्किल से संग्रहित होता था, बूंद बूंद करके। तो इतनी मेहनत से संचित जो जल हुआ है, वो कोई चुपके से ना ले जाए। तो जल की सुरक्षा करने के कारण लोग अपना, जैसे अपने एक लिमिटेड एरिया में कितने लोगों के बीच एक कुएं है, तो इसमें से बस वही पानी पिएंगे, दूसरा व्यक्ति, दूसरी जगह का व्यक्ति नहीं पिए, इसलिए उनका निजीकरण हो जाता था। ओके, गुड, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? नो मैम। मैम वो आदिति का नेट मैम वो आदिति का नेट चला गया, वो नहीं आ पाएगी बोल रही थी, मैसेज आया उसका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली क्लास में करेंगे। हमने पहले ही कहा था कि ऐसी वाली जो आकस्मिक घटनाएं हैं वो नेट वाली प्रॉब्लम और ये सब चीजें ऑनलाइन क्लास में होंगी। उसके लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। लेकिन अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे और फिर एक अच्छी सी बात के साथ, चलता लोहा पाठ के साथ बात करेंगे। और उससे पहले अदिति का प्रेजेंटेशन देखेंगे जो आज बाकी रह गया। ठीक है? ओके बेटा, साई राम, गॉड ब्लेस यू। शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस, थैंक यू मैम। टेक थैंक यू केयर। मैम। बाय मैडम। साई राम। थैंक यू मैम। वेलकम।